तो है गाइस, दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज में अपने फिजिक्स एनसीईआरटी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा चुका है। आज उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है और आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाइपोल के कारण हम निकाल सकते हैं निरक्षीय स्थिति में। यदि आपने अक्षीय वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देख ले, क्योंकि बिना उसे देखे आपको ये वीडियो समझ में आने से रहा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम निरक्षीय स्थिति, इसका मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट है, एक अक्षीय पार्ट है और एक निरक्षीय पार्ट है। निरक्षीय आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वहां से जाके आप देख ले, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी मीडियम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यदि ए हमारे पास पॉइंट ए हो गया और ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, राइट। अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है और इसके बीच की दूरी अगर 2l है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इस तरीके से अगर हम बॉक्स बना ले, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ये हमारा द्विध्रुव ए बी द्विध्रुव हो गया और इसके बीच की दूरी 2l है। अगर यहाँ पे बिंदु O है, अगर यहाँ पे बिंदु O है तो यहाँ से ये दो भाग में बढ़ जाएगा। ये पहला भाग हो जाएगा l और यहाँ का भाग हो जाएगा l, ठीक है। मतलब AO की दूरी हो जाएगी l मीटर और OB की दूरी भी l हो जाएगी। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अक्षीय अगर बोला तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे और अगर आपको निरक्षीय बोला जा रहा है तो हम वर्टिकल लाइन में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, हम आज निरक्षीय पढ़ने वाले हैं, निरक्षीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर हमारे पास बात की जाए कि हम जो डाइपोल हमारे पास ए बी दिया गया है, अगर इस डाइपोल के कारण, ए बी डाइपोल के कारण यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ का अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस डाइपोल के हेल्प से, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो इसकी दूरी है, अगर यहाँ पे r है, आपको कोई भी दूरी ले सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस आपको दे सकता है। मैं यहाँ पे r और यहाँ पे 2l तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं r, सबसे पहले तो यहाँ पे a से p तक होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, a से p तक होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी p से होते हुए b पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये चला जाता है इलेक्ट्रिक, ये चला जाता है विद्युत क्षेत्र में, ये चला जाता है। और यहाँ का जो हमारे पास जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इस 2 थीटा के बराबर हम लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एंगल बनता है 2 थीटा के लेते हैं। और इसमें भी हम जैसे अक्षीय के बारे में पढ़े थे, सबसे पहले हम ए से निकाले थे, उसके बाद बी से निकाले थे और फिर दोनों को कंबाइन करके ए बी के थ्रू निकाला था। उसी तरीके से यहाँ भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम, पहला काम हमारा होता है, पहला काम हमारा पहले तो सबसे पहले हम परिभाषा दे देते हैं कि निरक्षीय होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई द्विध्रुव के कारण उसके लंब अक्ष, ठीक है, लंबवत लंब अक्ष में अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो उसे इस डाइपोल के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस डाइपोल के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो ये आपका परिभाषा हो गया। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी डाइपोल के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके लंब अक्ष में, लंब अक्ष, ध्यान से देखना मेरे हाथों को, लंब अक्ष में किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उसे उस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अगर इस पॉइंट को P ले ले और यहाँ का बिंदु 2l और r है, अगर हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 2ql, जो कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ा चुका है। 2ql वैल्यू होता है। सबसे पहला काम होता है परिभाषा, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा काम होता है फिगर। अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप एग्जाम में लिखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर भी कहीं पे एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। पहला काम आपको परिभाषा लिखना है, दूसरा काम आपको डायग्राम बताना है, तीसरा काम आप यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बता दिए और उसके बाद हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम ए के थ्रू स्टार्ट करें और इसको अगर हम इवन माने,
ए बिंदु से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले P के लिए और उसको अगर हम E1 माने तो E1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे आवेश अगर प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q है तो यहाँ पे हो जाएगा Q/AP का स्क्वायर। और मैं आपको AP का वैल्यू अगर बताने निकालूं, AP का अगर हम वैल्यू निकालें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। यहाँ पे वैल्यू O, यहाँ पे A और ये हमारे पास P है। अगर इसका वैल्यू हमारे पास R है और इसका वैल्यू L है तो हम इजीली इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने 10वीं से ही पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारे पास हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AP स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू निकालना है और AO हमारे पास L है तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड AP का वैल्यू अगर हम निकालें तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। AP स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और AP का वैल्यू आ गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में। तो इस तरीके से अगर हम AP स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमारे पास E1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 Q/L स्क्वायर प्लस R इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से मैंने आपको A के लिए निकाला। अब हम B के लिए निकालेंगे। तो चलिए B के लिए देखते हैं। अगर B के लिए, ठीक है, A के लिए हमने E1 माना और अगर B के लिए हम E2 मानते हैं, अगर B के लिए हम E2 मानते हैं तो हमारे पास E2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे आवेश आपको माइनस Q दिया है, आवेश आप देख सकते हो माइनस Q है तो हम आवेश की जगह पे माइनस Q रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू आपका BP का स्क्वायर, ठीक है। E2 का वैल्यू हमारे पास हो गया 1/4πε0 माइनस Q/BP का स्क्वायर। फिर से अगर हम BP का वैल्यू निकाले तो अब की बार हमारे पास इस टाइप का राइट हैंड बनेगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे P है, ये V है और ये O है, इसका वैल्यू L एंड R। तो इसी तरीके से हमारा वैल्यू जो AP का वैल्यू था वही हमारे पास BP का वैल्यू हो जाएगा, जो हमारे पास AP स्क्वायर का था वही हमारे पास BP स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। गॉट इट पॉइंट और नॉट? हमारे पास जो AP स्क्वायर का वैल्यू था वही हमारे पास BP स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा और जो हमारे पास AP का वैल्यू था वही हमारा BP का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं BP स्क्वायर के जगह पे तो हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप जैसे देख सकते हो कि मैंने A के लिए भी निकाल लिया और B के लिए भी निकाल लिया। अब हमें निकालने का बारी है सेपरेट द्विध्रुव A B के लिए, ठीक है। हमने A के लिए भी निकाला, हमने B के लिए भी निकाला और अब हम निकालेंगे AB के लिए। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। उससे पहले आपको देखना होगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आप देख सकते हो कि यहाँ भी 1/4πε0 है, यहाँ भी 1/4πε0 है, यहाँ भी Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, यहाँ भी Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। अब आपके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। लेकिन आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके वहां देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आवेश होता है, सदिश होता है, हम लिखने के लिए तो लिखते हैं प्लस Q माइनस Q, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, हम बस क्वांटिटी पे ध्यान देंगे कि Q है और Q है। गॉट इट पॉइंट और नॉट? हम यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q पे ध्यान नहीं देंगे, हम बस देखेंगे कि Q है हमारे पास और यहाँ भी Q है। तो अगर हम यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 तो एक पॉइंट हमारे पास से निकल के आता है कि जो हमारा E1 है वो इक्वल टू E2 के है। E1 जो हमारा है वो बराबर है E2 के। और यहाँ से हमारा एक जो फॉर्मूला फेल होता है कि हमने क्या किया था, अक्षीय में किया था कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, लेकिन हम यहाँ पे वो ये वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि E1 E2 के बराबर है और इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो हम निरीक्षक के लिए नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और उपाय है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। हमारे पास एक और अच्छा सा उपाय है जिसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम निरीक्षक के लिए अपना वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम निरीक्षक के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो एक आप सूत्र याद रखिएगा, एक सूत्र हमारे पास है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर
प्लस 2e1 e2 कोस थीटा, लेकिन हम कोस यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मैंने बताया 2 थीटा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 थीटा लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे हम 2 थीटा लिखेंगे। गॉट इट पॉइंट और नॉट? हम यहाँ पे थीटा के जगह पे 2 थीटा लिखेंगे। और इस तरीके से अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो जबकि E1 का वैल्यू, इसको अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि पहले वाले वीडियो के लिए था, तो अक्षय के लिए था, हम अभी निरक्षय के लिए बात कर रहे हैं, हम अभी निरक्षय के लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कि E1 का वैल्यू E2 के इक्वल है, तो या तो हम E1 के लिए निकाल ले या तो हम E2 के लिए निकाल ले। मैं इस वीडियो में E1 के लिए बताऊंगा, आप अगर ज्यादा हो तो आप अपने से E2 के लिए निकाल के देखना, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं, E1 के जगह पे भी हम E1 स्क्वायर लिखेंगे और E2 के जगह पे भी हम E1 अगर लिखते हैं तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 के जगह पे भी हम E1 लिखेंगे और E1 कोस 2 थीटा। अगर हम दो यहां से E1 को कॉमन करें तो हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 2E1, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ से भी 2E1 स्क्वायर निकाल लिए हैं तो हमारे पास बचा कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप मैथ वाले हैं तो आपको ये पता है, और यदि आप बायो वाले हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना होगा जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। मैथ वाले हैं तो इजीली आप इसको पकड़ लेंगे कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आप बायो वाले हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे इजिली, मैं आपको बता दूंगा। क्लास 11th में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th का। क्लास 11th में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहां से अगर इक्वेशन का वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो अगर हम 1 को इधर भेज दें, अगर हम 1 को इधर भेज दें तो ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस में 1 प्लस कोस 2 थीटा। मतलब कि आपको देखने पे, ध्यान से देखने पे देखेगा कि 1 प्लस कोस के जगह पे 2 कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 प्लस कोस 2 थीटा के जगह पे 2 कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब हम यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि यहाँ से ये 1 पेयर बाहर निकलेगा तो 2 का पेयर निकलेगा, फिर E1 निकलेगा और कोस थीटा निकलेगा, यहाँ पे E का वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि E1 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, आप E2 के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप E2 के लिए निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा 2E2 कोस थीटा। हमारे पास वैल्यू आया है 2E1 कोस थीटा, और आप अगर निकाल रहे होंगे तो आपके पास आएगा 2E2 कोस थीटा। अब हम यहाँ से, हमारे पास 2 चांसेस हैं, या तो हम इसके थ्रू आगे बढ़ें या तो हम इसके थ्रू आगे बढ़ें, राइट। तो चलिए हम किसी एक को लेके चलते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस फिगर को मिटा देता हूं, आप बना लिए होंगे। इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं, E इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा। 2E1 का वैल्यू आप देख सकते हो कि हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमारे पास है कोस थीटा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास थोड़ा सा ये तो हमारे पास समझ में आता है, लेकिन कोस थीटा को कैसे हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आपके मन में आता होगा डाउट। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, अगर थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आप देखे होंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल आता है इस टाइप का, और यहाँ हमारे पास B था, यहाँ O था और यहाँ P था। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था L, और इसका वैल्यू R, और इसका वैल्यू हमने देखा था L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
गॉट इट पॉइंट और नॉट? यदि आपको ये थोड़ा सा भूल गए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा कि हमने बीपी का वैल्यू यहीं पास मैंने आपको लिखा था, आपको ध्यान होगा तो यहीं पास लिखा था कि बीपी का वैल्यू √L² प्लस R² होगा। मैंने बीपी स्क्वायर भी आपको बताया था और यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलता था L और ये वैल्यू है R। तो कोस थीटा का वैल्यू आपको पता है कि कोस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण। थीटा लेते हैं, अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं तो ये सामने वाला हमारा लंब हो गया और ये बड़ा वाला कर्ण हो गया और जो बचा आधार हो गया। कोस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास R है और कर्ण हमारे पास √L² प्लस R² है। मतलब कि सीधा सा बात है, हम कोस थीटा के जगह पे इतना वैल्यू रखेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/4πε0 × Q/L² प्लस R² और कोस थीटा के जगह पे इतना वैल्यू। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2QR/4πε0 एंड 1/L² प्लस R²। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे हाफ है, मतलब ये हो जाएगा 3/2। इसको हम लिखेंगे 3/2। वही वाला काम अभी हमें फिर से करना है जो कि मैंने आपको अक्षय में बताया था कि यदि हमारे पास दो डाइपोल है, अगर A और B है, एक डाइपोल है, और अगर हम यहाँ से अगर निकाल रहे हैं, सपोज कि हम अक्षय के लिए नहीं लेते, हम निरक्षीय के लिए लेते हैं यहाँ पे बिंदु P, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा L है बहुत ही छोटा है, बहुत ही मिनिमम है R से। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो R है बहुत ही बड़ा है L से। मतलब अगर हम L को नगण्य मान ले तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर हम L को नगण्य मान ले तो हमारे पास वैल्यू आएगा। और हाँ, 2QR का वैल्यू हमारे पास P आता है, जैसा कि आप जानते हो। तो 4πε0 मैंने आपको बताया है P = 2QL। यहीं से हमने लिखा है P और बटे में हो जाएगा। L को जब हम नगण्य मानते हैं, नगण्य इन द सेंस कि इसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा R² के पावर 3/2। A 2 से 2 कैंसिल, तो E का वैल्यू हमारे पास हो गया 1/4πε0 P/R³। इक्वेशन नंबर 4। और इस तरीके से हमारे पास निरक्षीय के लिए ये सूत्र आ गया। आप इसे याद रखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, जब मैंने आपको अक्षीय के लिए बताया था तो यहाँ पे 2P आया था, लेकिन जब मैंने आपको निरक्षीय के लिए बताया तो यहाँ पे केवल P आया। तो इस तरीके से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम अक्षीय और निरक्षीय, ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय को अगर हम डिवाइड करें, अक्षीय और निरक्षीय को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। यहाँ था 1/4πε0 × 2P/R³ और यहाँ था 1/4πε0 P/R³। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा E अक्षीय है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 × E निरक्षीय। मतलब यहाँ से हमारे पास एक निरीक्षण निकलता है। एक हमारे पास यहाँ से बोल सकते हैं कि जो अक्षीय होता है वो निरक्षीय के दुगने के बराबर होता है। जो अक्षीय होता है वो निरक्षीय के दुगने के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास अक्षीय का वैल्यू 2 आया, अगर हमारे पास निरक्षीय का वैल्यू 2 आया तो अक्षीय का वैल्यू 4 आएगा। अगर यहाँ पे 100 आएगा तो यहाँ पे 200 आएगा। मतलब कि आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम निरक्षीय के साथ साथ एक और टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन अक्षीय एंड निरक्षीय पढ़ लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक बताया। एक तो हम सबसे पहले निरक्षीय के बारे में पढ़े, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आया निरक्षीय का, और उसके बाद हमने अक्षीय और निरक्षीय का रिलेशन निकाला, जो कि अक्षीय = 2 × निरक्षीय आ गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरीके का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतने में। तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय।